हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा जो समाजशास्त्र विषय हेतु आयोजित की गई थी, इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए देखते हैं, इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि इसका प्रश्न 1 क्या है। प्रश्न 1 है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन है 1818, 1918, 1978, 1919। तो भारत में जो समाजशास्त्र का औपचारिक विकास है वो 1919 से माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉन्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी, यह बात कही है अगस्त कॉन्त ने। प्रश्न नंबर 3 है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, जी सिमेल, मैकाइबर एवं पेज, जिन्सबर्ग। तो ये बात कही है जॉर्ज सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल जो है वो स्वरूपात्मक अध्ययन के प्रणेता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, टॉनीज के अनुसार पड़ोस। टॉनीज ने पड़ोस को क्या माना है? ऑप्शन है समुदाय, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, द्वितीयक समूह। तो टॉनीज ने पड़ोस को समुदाय माना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? उचित उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है बाजार, श्रमिक संघ, राजनीतिक पार्टी या दल, गैर सरकारी संगठन। तो इसमें सामाजिक संस्था का जो उचित उदाहरण नहीं है वो है बाजार। बाजार एक आर्थिक संस्था है। बाकी श्रमिक संघ, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक पार्टी, दल, ये सब सामाजिक संस्था के अंतर्गत आ सकते हैं, समिति है ये। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी और राम आहूजा। तो यह जो पुस्तक है वो लिखी है राधा कमल मुखर्जी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति, सरकार, राज्य। तो राज्य जो है, राज्य को समुदाय माना गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है परिस्थिति असंगत, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। तो ये जो अगर एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियां हैं तो उसे परिस्थिति पुंज के नाम से जाना जाता है, स्टेटस सेट। प्रश्न नंबर 9 है कि किसने परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आर लिंटन, के डेविस, किंग्सले डेविस नाम है इनका, मैकाइबर एवं पेज, आर के मर्टन। तो परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम की अवधारणा को आर के मर्टन ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोशिका किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है एच एम जॉनसन, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, सी एच कूले। तो जो मानव समूह को मानव प्रकृति की पोशिका वो सी एच कूले ने कहा है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? पड़ोस, स्कूल, मित्र समूह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो जो प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कूले ने पड़ोस, स्कूल और मित्र समूह को प्राथमिक समूह माना है। प्रश्न नंबर 12 है, अल्पतंत्र का लौह नियम का विचार किसने दिया? रॉबर्ट माइकल, आलमंड पावेल, सी डब्ल्यू मिल्स या कार्ल मार्क्स। तो अल्पतंत्र का लौह नियम यह विचार दिया है रॉबर्ट माइकल ने। बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 क्या है।
प्रश्न नंबर 13 है, मार्गन का नाम जुड़ा है। मार्गन एक विद्वान थे। ये इनका नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, विस्तृत परिवार। तो मार्गन जो है वो मातृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस चीज़ पर आधारित है? प्राधिकार, उत्तराधिकार, वंश, निवास। तो परिवार का जो पितृवंशीय और मातृवंशीय है, ये जो वंश है, ये वंश पर आधारित है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, एंशिएंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल.एच. मार्गन, आर.एच. लोबी, मैक्स वेबर, आर. ब्राउन। तो एंशिएंट सोसाइटी इस पुस्तक का लेखन जो है एल.एच. मार्गन ने किया है। प्रश्न नंबर 16 है, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। ये बात किसने कही है? पी.ए. हेंसलिन, डी.एन. मजूमदार, मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास। तो ये कथन है पी.ए. हेंसलिन का। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि किसने कहा है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है? ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, एन.के. बोस, एस.सी. दुबे। जो जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता स्वीकार किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रश्न नंबर 18 है कि स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ये स्तरीकरण का सिद्धांत है, इसको किसने दिया है? ट्यूमिनियम वेबर, गिडिंस, ए गिडिंस, के डेविस, यूम, डब्ल्यू.ई. मूर, कार्ल मार्क्स। तो स्तरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है वो डेविस यूम मूर ने दिया है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन से हैं? आविष्कार, खोज, प्रसार या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक परिवर्तन के जो स्रोत हैं वो सभी हैं। आविष्कार भी है, खोज भी है और प्रसार भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है। यह इंगित करता है ऑप्शन प्रचलित संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वह परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है। यह इंगित करता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ठीक है, रेडिकल चेंज करता है, होल स्ट्रक्चर में ये चेंज की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? पावर एलीट ये है ऑप्शन आपके सामने C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, के डेविस मूर। यह है अवधारणा पावर एलीट की C.W. मिल्स ने दी है। प्रश्न नंबर 22 है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? ध्यान से इसको देखिएगा, श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति। ऑप्शन है आपके सामने W.E. मूर, मिलर जॉन, मैक्स वेबर, सोरोकिन। तो ये जो अवधारणा है वो मिलर जॉन की है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 एक सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति की अवधारणा है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, वेबलर। तो ये जो अवधारणा है क्लास, स्टेटस एंड पावर की, यह दिया है मैक्स वेबर ने। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, मार्गन, मैक्स मूलर। तो ये पुस्तक लिखी है दुर्खीम ने। बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 25 क्या है। सामाजीकरण के ज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ये सामाजीकरण का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन है आपके सामने पियाजे, दुर्खीम, पूले, किंग्सले डेविस। तो यह जो सिद्धांत है वो पियाजे ने प्रस्तुत किया है।
प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किसने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में विभेद बताया है? उस विद्वान का नाम बताना है जिसने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में विभेद बताया है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नॉडल, एडमंड लीच, इवांस प्रिचार्ड। तो यह बात कही है रेडक्लिफ ब्राउन ने, ये जो विभेद बताया है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है? ये इन्होंने संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं माना है संरचना को। वो विद्वान है, ऑप्शन आपके सामने, लेवी स्ट्रास, यस फ्रायड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स लेमर्ट। तो जो संरचनावादियों की वास्तविक विशेषता नहीं मानते हैं वो विद्वान है लेवी स्ट्रास। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि नॉडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मापदंड हैं। पहली है सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीयता तथा तीसरा हम लोगों को बताना है, ऑप्शन है स्थिर संतुलन, स्थिर दबाव, चलायमान संतुलन, चलायमान दबाव। तो नॉडेल ने जो सामाजिक संरचना की अवधारणा बताई है उसके 3 मापदंड में तीसरा मापदंड है चलायमान संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि निम्न वाक्यों का उनके लेखक और विचारकों के साथ मिलान करना है। एक साइड में वाक्य दिए गए हैं, दूसरे साइड में लेखक और विचारक का नाम दिया गया है। देखते हैं वाक्य क्या है कि सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है। सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है। एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है। प्रकार्य आंशिक गतिविधि का वो योगदान है जो वह संपूर्ण गतिविधि को देता है। विचारक देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रास, एसएफ नॉडल, टालकट पार्सन्स। तो इसमें ये जो प्रकार्य आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो संपूर्ण गतिविधि को देता है वो रेडक्लिफ ब्राउन का है, ठीक है। और जो ये आपका सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है ये पार्सन्स का कथन है। और सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, वास्तविकता मानते हैं एसएफ नॉडल। और सामाजिक संरचना की वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है यह लेवी स्ट्रास है, अभी यहाँ पर आया भी था। किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है? तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन देखते हैं कि पहले में दूसरा, पहला का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्न में से पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? बताना है उनको कि ऑप्शन आप ये इन्होंने जो पूर्व दिया गया है उसमें देखना है हमको। लक्ष्य पूर्वाभिमुखीकरण, स्थित चेतना, अव्यक्तता, जीवन चक्र। तो इसमें हम लोगों को देखता है कि कौन कौन से हैं। तो इनका एक मॉडल था पार्सन्स का AGIL, ठीक है, एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंट। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है ये लक्ष्य, गोल अटेनमेंट और लेटेंट, अव्यक्तता, ये 2 ऑप्शन सही हैं पार्सन्स के AGI मॉडल में। तो 30 का ये सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि प्रकार्यात्मक विकल्प, फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात की है कि अवधारणा किसने दी है? टालकट पार्सन्स ने, RK मर्टन ने, अल्बर्ट कोहेन ने या इमाइल दुर्खीम ने? तो प्रकार्यात्मक विकल्प की जो अवधारणा दी है वो RK मर्टन ने दी। उन्होंने जो विकल्प की बात की थी प्रकार्यात्मक विकल्प की, मर्टन ने, वो यही अवधारणा है जिसमें उन्होंने नवाचार और इन सब की बात की थी, विद्रोही, अनुरूपता, ये सब की बात की थी, वही है प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन विचलन को समाज को लिए प्रकार्यात्मक मानता है? किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? ऑप्शन है अल्बर्ट कोहन, RK मर्टन, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, R ब्राउन।
तो विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानते हैं आर.के. मर्टन। प्रश्न नंबर 33 है एटिक और एमिक संस्कृत। एटिक और एमिक संस्कृत का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ऑप्शन है डी. लासवेल, केनेथ पाइक, ई.बी. टायलर, मॉरिस ओपलर। तो संस्कृत का यह सिद्धांत केनेथ पाइक ने दिया है। बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 34 क्या है। निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? ये बात बतानी है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस अध्ययन पर जोर देता है। ऑप्शन आपके सामने है संस्कृत, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों, समाज की संरचनात्मक इकाइयाँ, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर जोर देता है। प्रश्न नंबर 35 है वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएँ निर्देशित होती हैं। वेबर के कथन में समस्त मानव क्रियाएँ किस चीज़ से निर्देशित होती हैं? एक व्यक्ति द्वारा, तार्किकता द्वारा, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, समाज द्वारा। तो जो उन्होंने मानव क्रियाओं के निर्देशन बताया है वेबर ने, वो बताया है अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। उसके अर्थ को जब करता है, उसके अर्थ को समझकर और वैसा उसके अनुरूप ही व्यवहार करता है, तो मानव क्रिया की इस संदर्भ में व्याख्या वेबर ने ही की है। प्रश्न नंबर 36 है कि व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को डैश तथा डैश संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। ऑप्शन है आपके सामने भूमिका मूल्य, नैतिकता अधिकार, साधन साध्य, साध्य और मूल्य। तो व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को साधन तथा साध्य के संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। ऑप्शन सी है, साधन और साध्य। प्रश्न नंबर 37 है कि यह किसने कहा कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है? संगठन को संघर्ष की रणभूमि माना है इस विद्वान ने। आर. कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। यह ऑप्शन है आपके सामने। तो आर. कोलिंस ने संगठन संघर्ष की रणभूमि माना है संगठन को। प्रश्न नंबर 38 है कि मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये उचित ऐतिहासिक जो क्रिया है वो कौन सी है? भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, एकता, आपसी पहचान, वर्ग संघर्ष। मार्क्स की जो उचित ऐतिहासिक क्रिया है वो उन्होंने भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, ये अपनी एक उस ऐतिहासिक जो प्रोसेस है उसमें इसको शामिल किया है। प्रश्न नंबर 39 है कि स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व, सामाजिक समष्टि, अलगाव। तो यह बात जो है मार्क्स के यह कथन जो है वो सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 40 है मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन लेविस कोजर, रेमंड एरान, एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज रिटजर। मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट यह पुस्तक लिखी है रेमंड एरान ने। प्रश्न नंबर 41 है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया क्या को किस नाम से जाना जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन है आगमन, निगमन, अनुभव, अवलोकन। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर और दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य, ये जो पद्धतियाँ हैं, अध्ययन पद्धतियाँ हैं। तो सामान्य से जो विशिष्ट की ओर जब हम लोग तर्क की प्रक्रिया देखते हैं तो वो पद्धति होती है निगमन। वहीं जब विशिष्ट से सामान्य की ओर देखते हैं तो वो पद्धति होती है आगमन। ठीक, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि सिद्धांत से हम लोग जो है वो व्यक्ति की तरफ चलते हैं, सिद्धांत से या किसी एक घटना की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि किसी घटना से हम सिद्धांत की रचना करते हैं। दोनों में ये मूलभूत फर्क है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन हैं? गुडे और हार्ट, बेली केनेथ, अकाफ राइसल, रेडमैन और अन्य। तो मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, इस प्रश्न को देख के बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तुरंत ही मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक देखते ही गुडे और हार्ट लगा देते हैं, जबकि मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च ये है, यह पुस्तक है बेली केनेथ की। और गुडे और हार्ट की जो पुस्तक है वो है मेथड्स
इन सोशल रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो ये जो इन है और ये जो ऑफ है, ये मूल फ़र्क है दोनों विद्वानों के पुस्तकों के नाम पे। गुडे और हार्ट की पुस्तक में इन लगा है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, और बेली केरत की पुस्तक में लिखा है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 43 क्या है कि यह परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। ये एक परिभाषा है, ये परिभाषा दी है पीबी यंग ने। प्रश्न नंबर 44 है, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। ऑप्शन आपके सामने है, उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का मतलब इसका जो भी अनुसरण कर रहा है वो हमको बताना है। तो उपकल्पना निर्माण के करने के पश्चात जो सबसे तुरंत में बात आती है वो होता है अनुसंधान यंत्रों का चयन किया जाता है। तो इसलिए उपकल्पना निर्माण का जो अनुसरण है वो अनुसंधान यंत्र करता है। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 45 है कि कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, अकस्मात निदर्शन, कोटा निदर्शन, स्तरीकरण निदर्शन। तो निदर्शन का चुनाव चूंकि विभिन्न स्तरों से किया जा रहा है, विभिन्न स्तरों में जनसंख्या को बांटा जा रहा है और विभिन्न स्तरों से उसका चुनाव भी किया जा रहा है, इसलिए यह स्तरीकृत निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन ये कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 क्या है, सादृश्यता किसका स्रोत है। आंकड़े, तथ्य, अवधारणा, चर या उपकल्पना। तो सादृश्यता जो है वो उपकल्पना का स्रोत है। प्रश्न नंबर 47 है कि प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं। प्रकाशित पुस्तकों से ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पब्लिश्ड बुक होती हैं उनसे अगर हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनसे अगर अपने अध्ययन के लिए आंकड़े लेते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। शोध में दो आंकड़े होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। जब हम सीधे जो है क्षेत्र से जो है आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो प्राथमिक कहलाता है, और जब पहले से ही उपलब्ध आंकड़ों को से के आधार पर अपने शोध कार्य को संपन्न करते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 48 क्या है, तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन है पीबी यंग, गुडे और हार्ट, अर्ल बेबी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह परिभाषा है गुडे और हार्ट की। प्रश्न नंबर 49 है, अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तथ्यों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है। तो यह ऑप्शन आपके सामने है, कैप्लान, गार्डनर, बेरेल्सन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन है बेरेल्सन का। प्रश्न नंबर 50 है कि प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है। ऑप्शन है औसत विचलन, चतुर्थांश विचलन, विस्तार, मानक विचलन। तो प्रसरण का सबसे अच्छा माप होता है मानक विचलन। प्रश्न नंबर 51 है, इनमें से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन है टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विधि, काई स्क्वायर, प्रतिगमन। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं होता है वो होता है काई स्क्वायर, बाकी सब जो है पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है। विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर, मध्यमान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है मध्यमान, मीन। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, ये तीन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित होते हैं।
प्रश्न नंबर 53 है डैश वह क्षेत्रीय ज्ञान है जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटनावाद, निर्जातीय पद्धतिशास्त्र, द्वंद्वात्मक विधि। तो जन सामान्य को उसी रूप में जब ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है जिस रूप में वह स्वयं किसी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको निर्जातीय पद्धतिशास्त्र या एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना? पीटर बर्जर, अगस्त कॉन्त, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र को सामाजिक चेतना पीटर बर्जर ने माना। फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? एडमंड हर्सल ने, मैक्स वेबर, कार्ल मैनहीम, एल्फ्रेड शुट्ज। तो यह पुस्तक जो है वो एल्फ्रेड शुट्ज की है। प्रश्न नंबर 56 है पश्चिमी पूंजीवाद आ मुनाफे की इच्छा तथा बा तार्किक अनुशासन का योग है, यह किसने कहा है? राल्फ डेरेनडॉर्फ, लेवी स्पोजर, जर्गन हैबरमास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी पूंजीवाद को मुनाफे की इच्छा और तार्किक अनुशासन का योग माना है जर्गन हैबरमास ने। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है कि नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है, जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है, जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। तो यह बात जो कहते हैं वो जेफ्री अलेक्जेंडर कहते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो 58। अगला प्रश्न 58 है मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया? मार्क्सवादी संदर्भ में विरोध करते हैं जेफ्री अलेक्जेंडर, अल्थूजर, गिडेंस, हैबरमास। तो मानवतावादी जो मार्क्सवादी संदर्भ में जो विरोध किया है वो अल्थूजर ने किया है। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? ऑप्शन है जेफ्री बॉडिलार्ड, उलरिच बेक, माइकल फुको और जेएफ लेवटार्ड। तो मृतक संस्कृति, समसामयिक समाज को जो मृतक संस्कृति बताया है वो जेफ्री बॉडिलार्ड ने बताया है। प्रश्न नंबर 60 है कि किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? पियरे बोर्दियो, जैक डेरिडा, एंथोनी गिडेंस, माइकल फुको। तो मूल पाठ को महत्वपूर्ण बताया है जैक डेरिडा ने। प्रश्न नंबर 61 है उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? जो मंच पर घटित हो रहा है वही वास्तविक जीवन है। माइकल फुको, एंथोनी गिडेंस, जैक डेरिडा और पी बोर्दियो। तो यह बात जो है वो जैक डेरिडा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? ऑप्शन है क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, भाषाई भिन्नता, उपरोक्त सभी। तो सांस्कृतिक विविधता का जो परिणाम है वो क्षेत्रवाद है, धार्मिक तनाव और भाषाई भिन्नता, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजात, जाति, वर्ग और धर्म। तो सांस्कृतिक विविधता का जो सूचक नहीं है वो वर्ग इस सांस्कृतिक विविधता के सूचक में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 64 है निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? ये सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक नहीं होता है। सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन के लिए अभिविन्यासीकरण। सामाजिक आंदोलन के लिए जो आवश्यक लक्षण है वो क्रांति नहीं है, ठीक है, बल्कि सामाजिक आंदोलन के लिए जो आवश्यक होता है वो गतिशीलता, विचारधारा परिवर्तन। क्रांति तो सामाजिक आंदोलन का परिणाम हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 65 है कि यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं? डेविड हार्डीमैन, लुई ड्यूमा, बी.आर. अम्बेडकर और एम.एन. श्रीनिवास। तो जाति और अस्पृश्यता को हिंदुओं को समुदाय के रूप में जो कार्य नहीं करने पर जोर देते हैं वो बी.आर. अम्बेडकर करते हैं।
प्रश्न नंबर 66 है कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाट की क्या विशेषताएं दी गई हैं। एक, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति भूस्वामित्व द्वारा, पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार, आय के नगरीय स्रोत। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो प्रभु जात की अवधारणा जिन्होंने दी थी, उन्होंने प्रभु जात की कुछ विशेषताएं भी बताई थी और उन विशेषताओं में उन्होंने ये संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और भूस्वामित्व द्वारा इन दो बातों को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि दिसंबर 12 में यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस प्रश्न के उत्तर में चारों विकल्पों को सही माना गया है। ठीक है, इन चारों विकल्पों को सही माना गया है। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं कि एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक। तो एस.सी. दुबे दो बात कहते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है लेकिन आर्थिक नहीं है। ये ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 देखते हैं कि यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे। जी.एस. गुरिये, वाई.बी. दामले, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस। यह कथन जो है वो जी.एस. गुरिये का है। प्रश्न नंबर 69 है, गरीबी का कारण है अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। तो गरीबी के जो कारण है वो अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है और बेरोजगारी भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 70, सूची 1 में दिए गए मदों की सूची को 2 से मिलान करना है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास पावर, होमो हायरार्किकस, फोक कल्चर एंड पीजन सोसाइटीज इन इंडिया। लेखक हैं आंद्रे बेते, एल ड्यूमा, इंद्रदेव, एम.एन. श्रीनिवास और जे.एच. हटन। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो है वो पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की। कास्ट क्लास पावर जो है वो आंद्रे बेते की है। होमो हायरार्किकस वो लुई ड्यूमा की है और फोक कल्चर एंड पीजन सोसाइटीज इन इंडिया यह पुस्तक लिखी है इंद्रदेव द्वारा। पुट को देखते हैं किसमें ये मिलान होता है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ए का 4, बी का 1, कास्ट क्लास पावर बी का 1, सी का 2। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ है। 1998, 2001, 2004, 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम इस प्रकार से 2005 में पारित हुआ। हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान है। स्थिर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, पर्याप्त रूप से घट गया है, कृषि क्षेत्रों में घटा है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। तो भारत द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वह लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और लगातार इसकी औद्योगिक गतिविधियाँ और विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं, इसलिए इसके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 73 है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 1956, 1961, 1976, 1982। तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 74 है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता/शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण हैं। भ्रष्टाचार के, अज्ञानता के, संघर्ष का या सामाजिक पूर्ण एकता के। तो ये सभी भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग जो है वो भ्रष्टाचार के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 75 है, बूस्टर स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, बाल अपराधी, महिला अपराधी, दोषी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बूस्टर स्कूल है वो बाल अपराधियों के सुधार के लिए बने थे। प्रश्न नंबर 76 है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ। 1950 में, 1955 में, 1956 में या 1958 में। तो यह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 77 कि भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम कब से लागू हुआ। ये एक अधिनियम था जो पारित किया गया था। ऑप्शन है 1985, 1986, 1990 और 2005। तो ये जो अधिनियम है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, ये 1985 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 78 है कि किसने भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय
विकासवादी रूप में दर्शाई गई है, जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। भारत में परिवर्तन की दिशा के संबंध में ये कथन है। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सेंगर और योगेंद्र सिंह। तो ये जो बात है ये योगेंद्र सिंह ने कही है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 क्या है कि शिक्षा के अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया है। इसको मूलभूत अधिकार माना गया है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 16। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको मूलभूत वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 80 है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। यह कथन किसके हैं? जी.एस. घुरिये के, डी.एन. मजूमदार, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे। तो वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति पर जो निश्चित रूप से प्रभाव मानने वाला, दबाव डालने वाला मानते हैं वो योगेंद्र सिंह मानते हैं। प्रश्न नंबर 81 है कि निम्न में से किसने समाजशास्त्रीय साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था को जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्याख्या की है? ऑप्शन है विलियम वाइजर, ऑस्कर लुइस, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है विलियम वाइजर। विलियम वाइजर ही वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने जजमानी व्यवस्था की जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्याख्या की। प्रश्न नंबर 82 है निम्न में से सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए कौन से मानदंड प्रयोग किए गए? सोरोकिन द्वारा गतिशीलता, विजातीयता, जनसंख्या का आकार, अंतःक्रिया की व्यवस्था या व्यवसाय। कूट है आपके पास 1, 3, 5, 1, 2, 4, केवल 5, 2, 3 एवं 4। तो सोरोकिन ने ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए केवल व्यवसाय को ही मानदंड बनाया था। प्रश्न नंबर 83 है कि ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चुनाव करना है। ऑप्शन है महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय में ग्राम सभा को सम्मिलित करना, जन सहभागिता। तो जो ग्राम पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और निर्णय में ग्राम सभा को सम्मिलित करने का प्रावधान है। इस प्रकार से 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 84 है श्रमिक मजदूर संघ क्या है? ये क्या है श्रमिक मजदूर संघ? ऑप्शन है आपके सामने 1 समिति, संगठित हित समूह, महासंघ या उपरोक्त सभी। श्रमिक मजदूर संघ जो है वो एक संगठित हित समूह है। 85 है कि भारत में श्रम कानून समाहित हैं। श्रम कानूनों को किसके अंतर्गत समाहित किया गया है? यूनियन संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रम कानून है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 86 है कि औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है। सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो ये औद्योगिक संबंध जो है वो सभी क्षेत्रों को आच्छादित करता है। ऑप्शन में दिए गए सभी क्षेत्रों को। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 87 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 है केंद्र परित विवृत समृद्ध समाज, केंद्र अर्धपरित न्यासिता। सूची 2 है एम.के. गांधी, समीर अमीन, गुन्नार मिडल, ए.जी. फ्रैंक, अमर्त्य सेन। तो इसमें जो न्यासिता है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ये एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया है। और वहीं ओपन और क्लोज्ड समाज की अवधारणा जो है वो ये दिया है गुन्नार मिडल। और केंद्र परिधि की जो अवधारणा है वो ए.जी. फ्रैंक की है। और केंद्र अर्ध परिधि की जो अवधारणा है वो समीर अमीन के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो केंद्र परिधि ए में ए.जी. फ्रैंक, ए का 4 आएगा, ए का 4, और बी विवृत समृद्ध समाज जो है वो गुन्नार मिडल।
ए का बी का 3 और केंद्र अर्ध परिधि जो है वो समीर अमीन सी का 2 और न्यासिता एम के गांधी डी का 1। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 88 है कि सतत विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इनका ऑप्शन है आपके पास स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। इन कूटों की सहायता से आपको ये बताना है कि इनका कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद आता है वैश्विक 2000 आयोग और फिर आता है आपकी विश्व संरक्षण कूटनीति और उसके बाद होता है विश्व पर्यावरण आयोग। तो इस प्रकार से 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं कि संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, टायलर, मॉर्गन, रूथ बेनेडिक्ट। तो ये जो कथन है संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती है फिर विकास के साथ बढ़ती है और संपत्ति हमेशा निजी होती है, यह मॉर्गन के कथन है। प्रश्न है बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन, यह पुस्तक किसने लिखी है? एंथोनी गिडेंस ने, जॉन ग्रांट ने, माल्थस या के श्रीनिवासन ने? तो यह पुस्तक है के श्रीनिवासन की। प्रश्न नंबर 91 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है 2011 के अनुसार। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 92 है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है कि सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं और कारण है कि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं हैं। सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, कथन सही है और कारण सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। तो यह बात भी सही है कि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, लेकिन जो ये बात कही जा रही है यह बात जो है वो व्याख्या ठीक से नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 93 है कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म दर में वृद्धि, अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, ठीक, अर्थात जन्म दर में खूब वृद्धि हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए, तब जनसंख्या विस्फोट होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 94 क्या है? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन आपके सामने है 25.6, 24.6, 26.6 और 25.4। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला कार्य सहभागिता दर है वो 25.4 थी। यहाँ भी कथन दिए गए हैं दो, अब कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि वायलस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। हाँ, ये सही है कथन, क्योंकि वह सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। क्योंकि वह सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं, ये ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 96 है कि जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन, उपरोक्त सभी। तो जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के परीक्षण के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। यहाँ भी कथन और कारण है। कथन है आपके सामने कि उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का सही संकेत नहीं है। कारण है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है।
कथन फिर से देखते हैं कि उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। सही है बात ये, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, हाँ, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। यह कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं लग रही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 98 है, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, व्यक्तित्व विशेषता। तो जेंडर विभेद का मुख्य कारण जो है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 99 है कि भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोणों के सही क्रम का चयन करना है। ऑप्शन है कल्याण, सशक्तिकरण, विकास, सशक्तिकरण, विकास एवं कल्याण, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण, विकास, कल्याण, सशक्तिकरण। तो जेंडर और विकास से संबंधित जो दृष्टिकोण था उसमें सबसे पहले आता है कल्याण, फिर आता है विकास और फिर आता है सशक्तिकरण। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 100 है, अंतिम प्रश्न है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। यह ऑप्शन है 1975, 1986, 1980, 1971। तो ये जिस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था वो 1975 था। तो इस प्रकार से ये आज उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के लिए जो 2017 में परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हम लोगों ने हल किया, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।